दोस्तों, एक राजा जिसके 3 राजकुमार थे और तीनों राजकुमार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे और जवान थे। राजा ने अपने 2 राजकुमारों की शादी सुंदर राजकुमारियों के साथ में कर दी, लेकिन जो सबसे छोटा वाला राजकुमार था उसकी शादी राजा ने एक मेढके से करवा दी। आखिर में राजा ने अपने छोटे राजकुमार के साथ में ऐसा अन्याय क्यों किया और उस मेढके के साथ में उस राजकुमार ने अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत किया। और दोस्तों, मेढके के द्वारा बाद में ऐसा कौन सा राज पता चलता है जिसको सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी लोग उस मेढके की तारीफ करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप मेरे साथ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा जो कि अपनी बुद्धिमानी और शक्ति की वजह से जाने जाते थे, वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं करते थे। दोस्तों, उस राजा के 3 राजकुमार होते हैं और वक्त के साथ में वो राजकुमार बड़े होने लगते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है, राजा ये सोच में बैठे हुए थे कि मेरे तीनों राजकुमार अच्छे हैं, सुंदर हैं, जवान हैं, बुद्धिमान हैं। अब मेरे अंदर सबसे बड़ी दुविधा ये है कि मैं अपना उत्तराधिकारी किस राजकुमार को बनाऊं, कौन राजकुमार मेरे राजपाट को अच्छे से संभाल सकता है, कहीं उससे भूल ना हो जाए। हो सकता है कि मैं बड़े वाले को बना दूं लेकिन छोटा वाला मेरा राज बढ़िया से चला पाए। दोस्तों, ये दुविधा जब राजा को होती है तो राजा अपने मंत्री को बुलाता है, क्योंकि राजा का जो मंत्री था वो भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, वो हमेशा राजा को अच्छी ही सलाह देता था। दोस्तों, राजा ये विचार अपने मंत्री से व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि बताओ मंत्री, मुझे क्या करना चाहिए, किसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। तब दोस्तों, वो मंत्री कहता है कि महाराज जी, आप ऐसा करिए कि अपने तीनों राजकुमारों की शादी कर दीजिए और जिस राजकुमार की पत्नी सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो उसको अपना उत्तराधिकारी बना दो, यानी उस राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी बना दो। क्योंकि जिसकी पत्नी अच्छी होगी ना, वो अपने पति को हमेशा अच्छे मार्ग पे चलने के लिए अग्रसित करेगी, और जिसकी पत्नी ही बेवकूफ होगी तो हमेशा वो बेवकूफत वाला काम करेगी, अपने पति को भी वो उल्टा सीधा ही सिखाएगी। दोस्तों, ये बात राजा को अच्छी लग जाती है। अब राजा ये विचार बनाते हैं कि अब अपने राजकुमारों की शादी हम कैसे करवाएं। तब दोस्तों, राजा ने एक प्रतिज्ञा रखी अपने बेटों के लिए। प्रतिज्ञा दोस्तों ये रखी कि मेरे तीनों बेटा धनुष बाण चलाएंगे, यानी कि तीर छोड़ेंगे धनुष से, और जिस भी राजकुमार का तीर जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में जो राजा होगा उसकी राजकुमारी के साथ में हम अपने राजकुमार की शादी करवा देंगे। दोस्तों, ये प्रतिज्ञा रखी जाती है, बेटा भी तैयार हो जाते हैं इस प्रतिज्ञा में, भाई भाग लेते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, पहला जो बड़ा राजकुमार था वो धनुष में बाण को चढ़ाता है और चला देता है, तो उस राजकुमार का तीर पश्चिम दिशा की ओर चला जाता है। अब दोस्तों, दूसरे नंबर वाले राजकुमार का नंबर आता है, तो वो भी अपने धनुष में बाण को चढ़ाता है और चला देता है। दोस्तों, उसका तीर सीधा उत्तर दिशा में चला जाता है। अब दोस्तों, नंबर आता है सबसे छोटे वाले राजकुमार। अब वो जब धनुष में तीर को चढ़ाता है, सीधा मारने की कोशिश करता है, तभी उसका निशाना चूक जाता है और दोस्तों, वो एक ऐसी दिशा में तीर जाता है जिसका पता ही नहीं चल पाता है कि भाई ये किधर तीर जा रहा है। अब क्या था कि तीनों राजकुमारों ने तीर को छोड़ दिया। अब राजा ने अपने सिपाहियों को ये आदेश दिया कि जाओ भाई, पता करो कि ये जो तीर है कहाँ कहाँ पे गिरे जाके। तब दोस्तों, सिपाही पता करने के लिए चल देते हैं और सिपाही देखते हैं कि जो बड़ा राजकुमार था उसका जो पश्चिम दिशा में राजा राज करते हैं उनके राज्य में गिरा जाके, और जो उत्तर दिशा में राज करता वहां पे एक तीर गिरा जाके छोटे वाले बेटा के, और जो सबसे छोटा वाला बेटा जिसका निशाना चूक गया था उसका तीर एक सरोवर में एक मेढके के पास में गिरा जाके। दोस्तों, राजा जब ये बात सुनते हैं तो राजा बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन अब उन्होंने शर्त रख दी, शर्त को पूरा करना ही करना, क्योंकि दोस्तों पहले के लोग शर्त को पूरा करते थे चाहे फिर कुछ भी हो जाए। अब दोस्तों, क्या होता है कि राजा ने जिन राजकुमारों के तीर दूसरे राज्यों में गिरे उन राज्यों की राजकुमारियों से अपने राजकुमारों की शादी कर दी अपनी शर्त के मुताबिक। लेकिन जो छोटा वाला बेटा था, अब उसकी शादी किससे कराएं, क्योंकि सरोवर में वो तीर गिरा। तो शर्त के मुताबिक भाई सरोवर में जो मेढकी रहती थी, मेढकी से छोटे वाले राजकुमार की शादी करवा दी जाती। अब छोटा वाला राजकुमार बहुत ज्यादा परेशान कि अब क्या होगा, ये मेरी जिंदगी कैसे मेढकी के साथ
में मेरे पिता ने मेरी शादी करवा दी, मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। दोस्तों वो छोटा राजकुमार दिन पे दिन टेंशन करता है और न खाता है न पीता है। अब एक दिन की बात, राजा ने अपने दरबार में बैठ के ये ऐलान किया कि भाई मेरी तीनों बहुएं आ चुकी हैं। बेशक वो मेढ़की थी लेकिन बहू ही मानता था वो राजा। कहता मेरे तीनों बहुएं आ चुकी हैं, अब तीनों बहुओं की जो योग्यता है उसको मुझे देखना है और उस योग्यता के हिसाब से मुझको अपने सर्वश्रेष्ठ बहू को सर्वश्रेष्ठ बहू का अवार्ड देना है। दोस्तों राजा ने सभी के सामने एक प्रतिज्ञा रखी कि कल मेरी तीनों बहुओं की ये परीक्षा होगी, यानी कि कंपटीशन होगा कि जो बहू अच्छी खीर बना लेगी, सबसे अच्छी जिसकी खीर होगी उसको सर्वश्रेष्ठ बहू होने का अवार्ड दिया जाएगा। अब दोस्तों जो राजकुमारियां थी, जिन राजकुमारियों के साथ में शादी हुई थी, वो तो बहुत ज्यादा खुश और सोच रही है कि भाई कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे क्योंकि मेढ़की है वो तो कुछ कर नहीं पाएगी। दोस्तों वो राजकुमार जो सबसे छोटा वाला था वो जाता है अपने कक्ष में, बहुत ही चिंता के साथ में लेट जाता है, न कुछ खाता है न पीता है। तब वो मेढ़की कहती है कि स्वामी आप इतना टेंशन में क्यों हो। दोस्तों जब वो मेढ़की ऐसे बोलती है तो राजकुमार चौंक जाता है। राजकुमार कहता है कि भला तुम मेढ़की होके बोल कैसे पाती हो। तब वो मेढ़की कहती है कि हम बोल पाते हैं। दोस्तों राजकुमार उससे पूछता है कि तुम कैसे बोल लेती हो। तब वो मेढ़की कहती है जब वक्त आएगा तब हम आपको बता देंगे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, लेकिन आप मुझे ये बताओ आप इतनी चिंता में क्यों हो। तब दोस्तों राजकुमार कहता है कि मेरे पिताजी ने तीनों बहुओं में खीर बनाने की प्रतिज्ञा को रखा है और कहा है कि जो बहू अच्छी खीर बनाएगी वो सर्वश्रेष्ठ बहू कहलाई जाएगी, सर्वश्रेष्ठ का उसको अवार्ड दिया जाएगा। अब तुम तो बना नहीं सकती हो। दोस्तों तब वो मेढ़की कहती है कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुमको खीर बनी बनाई मिल जाएगी, हम खीर बनाएंगे, तुम चिंता मत करो, कल सवेरा तो होने दो। लेकिन राजकुमार इस बात को इग्नोर करता है कि ये तो यूं ही बात करती है। दोस्तों शाम हो जाती है और वो राजकुमार जो था छोटा वाला वो सो जाता है, मेढ़की वहीं बैठे बैठे सो जाती है। दोस्तों जब रात्रि का दूसरा पहर होता है वो मेढ़की चुपचाप उठती है और दरवाजे के नीचे से पहुंच जाती है वहां पे सरोवर पे जहां से वो आई हुई थी। दोस्तों मेढ़की सरोवर पे पहुंच के ताली बजाती है। ताली बजाते ही वो एक सुंदर राजकुमारी बन जाती है और वो राजकुमारी बन के आवाज देती है कि आओ मेरी सहेलियों हम आपस में अपने सुख दुख को बांटें। वैसे ही 7 मेढ़कियां और आ जाती हैं और वो भी एक सुंदर राजकुमारियां बन जाती हैं, यानी कि 8 राजकुमारियां वहां पे बन जाती हैं। दोस्तों उस मेढ़की ने जो राजकुमारी बन गई थी सारी बात बताती है और वो सारी राजकुमारियों को साथ में लेके, उन मेढ़कियों को लेके अपने राजमहल में आ जाती है और दरवाजे के नीचे से होती हुई सब अंदर आ जाती हैं। दोस्तों सारी मेढ़कियां मिलके अच्छी खीर बनाती हैं, बहुत ही ज्यादा सुगंधित खीर बनाती हैं और दोस्तों जब वो खीर बन जाती है तो बाकी की जो मेढ़कियां थी वो दरवाजे के नीचे से निकल के उस सरोवर पे पहुंच जाती है। दोस्तों सवेरा होता है और वो राजकुमार उठता है छोटा वाला और कहता है कि अब तो कंपटीशन है। तब दोस्तों मेढ़की कहती है, यानी कि अपने राजकुमार से, पति से, कि देखो खीर बिल्कुल तैयार रखी हुई है। दोस्तों दरबार लगता है और शर्त के मुताबिक वो राजा कहता है कि भाई लाओ, मैंने खीर के लिए कहा था, खीर की प्रतियोगिता रखी थी बहुओं में। दोस्तों राजा के पास सबसे पहले बड़ी बहू की खीर आती है। जैसे ही राजा ने उस खीर को चखा राजा थूकने लगा कि अरे ये भी कोई खीर होती है, ऐसी खीर होती है, इसमें मिठास तो बिल्कुल है ही नहीं। राजा ने उस खीर को रिजेक्ट कर दिया। अब दोस्तों नंबर आता है छोटी वाली बहू का। छोटे वाले राजकुमार की जो पत्नी थी वो जब खीर खाई तो राजा कहता है ये खीर कैसी है, इसमें इतनी मिठास, यानी कि इतनी इसमें चीनी पड़ी हुई है कि मिठास के मारे खाई नहीं जा रही, तो बिल्कुल बेकार है। राजा ने उस खीर को भी रिजेक्ट कर दिया। अब दोस्तों क्या था कि अब राजा को ये तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि जो मेढ़की है वो भी खीर बना लेगी। राजा कहता है ठीक है चलो भाई दरबार को समाप्त करते हैं। लेकिन तीसरा राजकुमार कहता है कि पिताजी क्या आप अपनी तीसरी बहू की खीर को नहीं चखेंगे। दोस्तों राजा बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा कहता है क्यों नहीं चखेंगे। दोस्तों राजकुमार अपनी पत्नी की यानी मेढ़की की खीर को देता है। राजा ने जैसे ही उस खीर को चखा राजा बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया, यहाँ तक कि राजा ये कहने लगा सबके सामने
कि आज दिन तक मैंने इतनी अच्छी खीर खाई ही नहीं है। इसमें हर चीज इतनी मतलब परफेक्ट तरीके से पड़ी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि राजा ने कहा कि जो मेरी तीसरे नंबर की बहू है, जो मेढकी है, वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी को सर्वश्रेष्ठ का हम अवार्ड देते हैं। लेकिन बड़ी बहुएं और बड़े जो राजकुमार थे, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया कि नहीं पिताजी, एक बार में ऐसा नहीं कर सकते, और भी कंपटीशन कराओ, एक बार में किसी को ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों राजा कहते ठीक है, सोचेंगे। जब 215 दिन का समय बीतता है, अब राजा ने फिर से दूसरी भाई प्रतियोगिता रख दी अपनी बहुओं में। राजा ने कहा कि मेरे तीनों बहुओं में जो सबसे अच्छा कपड़ा सिल लेगी, उसको सर्वश्रेष्ठ बहू का अवार्ड देंगे। अब दोस्तों पहले की बात, वो छोटा वाला राजकुमार फिर से टेंशन करता है और चुपचाप अपने कक्ष में लेट जाता है। तब मेढकी फिर से पूछती है कि आपको क्या हुआ। दोस्तों राजकुमार ने पूरी बात बता दी कि पिताजी ने फिर से दूसरी शर्त रखी है। अब एक तो तुम जीत गई, लेकिन अभी दूसरी कैसे जीत पाओगे, क्योंकि पिता ने कहा कि जो सबसे अच्छा कपड़ा सिल लेगी, उसी बहू को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया जाएगा। दोस्तों मेढकी कहती है कि तुम चिंता क्यों करते हो, कपड़ा सिल जाएंगे, सवेरा तो होने दो। दोस्तों राजकुमार बड़ा अचंभे में कि आखिर में करती क्या है, इसका राज क्या है, वो पूछने की भी कोशिश करता है, लेकिन मेढकी उसको अपना राज बताती नहीं है। दोस्तों जब शाम को वो राजकुमार सोने लगता है, मेढकी भी वहीं पे लेटी हुई थी, और जैसे ही रात्रि का दूसरा पहर होता है, वो मेढकी चुपचाप उठ के दरवाजे के नीचे से पहुंच जाती है उस सरोवर पे जहां पे पहले पहुंची थी, और पहले की भांति वो अपनी सारी सहेलियों को, मेढकियों को लेके आती है महल में, और लग जाती है सब की सब कपड़ा बनाने में, क्योंकि कपड़े की बनाने की जो भी सामग्री थी वो राजा ने पहले से ही रखवा दी थी। दोस्तों इतना बढ़िया कपड़ा वो सिलते हैं, परफेक्ट तरीके से, कहीं भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। और जब कपड़ा कंप्लीट हो जाता है सिल के, तो वो सारी मेढकियां दरवाजे के नीचे से चौथे पहर में वहां से निकल जाती है और पहुंच जाती है सरोवर पे। अब दोस्तों क्या था कि भाई सवेरा होता है और दरबार लगता है। राजा कहते हैं भाई लो चलो भाई, बहुओं की जो प्रतियोगिता थी देखेंगे कपड़ा कैसा सिला। दोस्तों सबसे पहले बड़ी बहू का सिला हुआ कपड़ा जाता है। राजा उस कपड़े को देख के चौंक जाते हैं कि भाई ये भी कोई कपड़ा है, जगह जगह पे उसमें कट लगे हुए हैं। राजा ने उस कपड़े को रिजेक्ट कर दिया। दूसरे नंबर की बहू का कपड़ा गया, वो भी राजा ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी कमियां थी। अब दोस्तों तीसरा राजकुमार अपनी पत्नी यानी मेढकी का सिला हुआ कपड़ा लेके जाता है। राजा ने जैसे उसको देखा, राजा चौंक गया। राजा कहता है इतना सुंदर सिला हुआ कपड़ा मैंने आज दिन तक नहीं देखा, कितने अच्छे वस्त्र बनाए हैं, ये तो बस त्योहारों पे पहनने के लायक है। दोस्तों राजा ने कह दिया कि मेरी जो तीसरे नंबर की बहू है मेढकी, वही सर्वश्रेष्ठ मेरी बहू है। लेकिन फिर से वो राजकुमार जो बड़े थे वो कहते पिताजी ऐसे नहीं, सिर्फ एक बार और मौका दे दो, सिर्फ एक बार। अब की बार अगर नहीं मेरी पत्नियां जीत पाई तो बेशक आप उसको सर्वश्रेष्ठ बहू का अवार्ड दे देना। अब दोस्तों बड़ी वाली बहुएं इस मेढकी से जलने लगती हैं कि आखिर में ये करते क्या है। दोस्तों 15 दिन बाद राजा ने फिर से एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता ये राजा ने रखी कि मेरे तीनों बहुओं में से जो सबसे बढ़िया गाना गा लेगी उसको सर्वश्रेष्ठ बहू का अवार्ड मिलेगा। अब दोनों जेठानियां तो इतनी जलती थी, वो कहती आज हम इसका पीछा करेंगे, हम ये देखेंगे कि करती क्या है, किस वजह से ये प्रतियोगिता को जीत जाती है। दोस्तों वो जेठानियां उसका पीछा कर रही थी, छुप छुप के उसको देख रही थी, और वो मेढकी भी समझ चुकी थी कि मेरी जेठानी हमको देख रही है, वो जानना चाहते हैं कि हम करते क्या है। दोस्तों मेढकी चुपचाप अपनी बिस्तर पे जाती है और 2 गिलास पानी पी लेती है, पानी पी के आराम से लेट जाती है। और जो जेठानी थी वो इसको पानी पीते हुए जब देखती है तो सोचते हैं कि शायद है कि पानी पी लेती है, इसी वजह से इसका सारा काम बन जाता है, आज हम भी पानी पिएंगे। और दोस्तों दोनों जेठानी जाती हैं, पानी पी लेती हैं भर भर पेट और लेट जाती हैं। अब दोस्तों क्या था कि इधर राजकुमार भी बहुत ज्यादा मतलब परेशान कि आखिर में करते क्या है, आज हम सोने का बहाना करेंगे, लेकिन आज हम इसका पीछा करेंगे, आज हम देखेंगे कि क्या करती है रात में, इसका राज क्या है। दोस्तों मेढकी पहले तो लेट जाती है, लेकिन जैसे ही रात्रि का दूसरा पहर होता है, मेढकी अपने बिस्तर से उठती है और चुपचाप से दरवाजे के नीचे से निकल लेती है और धीरे धीरे पहुंच जाती है उस सरोवर पे जहां पे वो हमेशा जाया करती थी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आज राजकुमार मेरा पीछा कर रहा है। दोस्तों राजकुमार भी चुपचाप उठता है, उसको नींद नहीं आ रही थी, वो भी मेढकी के पीछे पीछे पहुंच जाता है उस सरोवर पे। दोस्तों सरोवर का नजारा जब उसने देखा
तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वो मेढकी जो उसकी पत्नी थी वो ताली बजाते ही खूबसूरत सी राजकुमारी बन जाती है, और उसकी जो सहेलियां हैं मेढकी थी वो भी सुंदर सी राजकुमारियां बन जाती है, और इतनी सुंदर कि उस राजकुमार को ये लग रहा था कि आज दिन तक मैंने इतनी सुंदर कोई लड़की देखी ही नहीं। और दोस्तों वो बड़ा आश्चर्यचकित होके अब मेढकी के पास भी पहुंचता है। मेढकी उसको देख के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती। मेढकी कहती है कि तुम मेरे पीछे कैसे आ गए। तब वो राजकुमार सारी बात बता देता है कि हम बहुत दिन से ये सोच रहे थे कि आखिर में तुम्हारा राज क्या है। तब दोस्तों मेढकी कहती है कि अब तुम यहाँ पे आ ही गए हो और तुमने मेरा असली रूप देख ही लिया है, तो हम तुमको आज सब कुछ बताते हैं। दोस्तों वो मेढकी राजकुमारी के रूप में अपनी असलियत को बताना शुरू करती है। वो कहती है कि हम मेढकी नहीं थे, हम खूबसूरत सी राजकुमारी थे, और एक दिन हम अपनी सहेलियों के साथ में इस सरोवर में नहाने के लिए आए थे, और हम एक दूसरे को और पानी डाल रहे थे, पानी को उलझा रहे थे, मतलब मस्ती कर रहे थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी इस मस्ती की वजह से कोई परेशान हो रहा, क्योंकि इस सरोवर के किनारे एक साधु तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या भंग हो रही थी, क्योंकि हम लोगों के द्वारा उछाला हुआ पानी उन साधु के ऊपर गिर रहा था, जिसकी वजह से वो साधु बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो हम लोगों को श्राप दे देते हैं कि तुम ज्यादा मेढकियों की तरह उछल रही हो, मेरी तपस्या को भंग कर रही हो, जाओ तुम लोग मेढकी बन जाओ। जब इतनी बात हम लोगों ने सुनी तो हम साधु के पैरों में गिर जाते हैं कि साधु जी मुझे माफ कर दो। लेकिन साधु ने कहा कि मैंने श्राप दे दिया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे माता पिता भी जब इस बात को सुनते हैं तो वो भी साधु के पैरों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि बच्ची नादान है, माफ कर दो, गलती हो गई। तब उस साधु ने कहा कि अब इस श्राप को हम वापस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक उपाय बताते हैं। 24 घंटे में, यानी कि रात्रि का जब तीसरा पहर होगा तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी, यानी कि राजकुमारी बन जाओगी। और जिस दिन भी कोई भला आदमी, अच्छा आदमी मेरे तपो स्थली पे, जहां पे हम तपस्या बैठ के करते थे, यहाँ पे अपना एक अंग काट के चढ़ा देगा, उसी दिन से तुम अपने असली रूप में आ जाओगी, यानी कि मेढकी का जो ये श्राप है ये खत्म हो जाएगा। और वो मेढकी कहती है कि अब हम तलाश करते हैं कि कोई भला आदमी आए तो साधु की तपस्थली पे अपना एक अंग चढ़ा दे, और जिसकी वजह से मेरा जो श्राप है वो खत्म हो जाए। दोस्तों इतनी बात जब वो राजकुमार सुनता है, राजकुमार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। राजकुमार कहता है अच्छा तो चलो आज हम अपना कोई अंग काट के यहाँ पे चढ़ा देते हैं और तुम्हारा ये जो श्राप है ये खत्म हो जाएगा। तब वो मेढकी कहती राजकुमारी के रूप में कि नहीं, तुम मेरे पति हो, तुम ऐसा ना करो, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई अंग भिन्न हो जाए तुम्हारे शरीर से। तब दोस्तों वो राजकुमार कहता है कि अभी तक हम भगवान को कोसते रहते थे कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन आज मैंने जाना कि आपने भगवान जी मेरे साथ में बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरे एक पैर में 5 की जगह 6 उंगलियां हैं और एक बिना मतलब की है। आज हम उस उंगली को काट के यहाँ पे चढ़ा देते हैं। दोस्तों वो जो मेढकी थी वो भी तैयार हो जाती है, और वो राजकुमार अपनी छठी उंगली जो एक्स्ट्रा थी भाई उसको काट के उस साधु की तपोस्थली पे चढ़ा देता है, और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब ये मेढकी अपने असली रूप में हमेशा के लिए आ जाएगी। तब दोस्तों वो मेढकी कहती है कि अब मेरा जो असली रूप है इसका टाइम जा रहा है, लेकिन जैसे ये श्राप खत्म हो जाएगा वैसे ही हम अपने असली रूप में आ जाएंगे। अब दोस्तों राजकुमार उस मेढकी को, मेढकी बन चुकी थी, मेढकी को अपने साथ में लेके आता है, बहुत ज्यादा खुश कि अब तो ये राजकुमारी बन ही जाएगी, मेरी पत्नी अच्छी बन जाएगी। दोस्तों रात भर ये सारी प्रक्रिया चलती है और सवेरा होता है, और राजा ने भाई शर्त के मुताबिक जो भी शर्त रखी थी कि तीनों बहुओं में जो अच्छा गाना गाएगी उसको सर्वश्रेष्ठ बहू का अवार्ड देंगे। सभी लोग दरबार में आते हैं, दरबार लगता है, बड़ी वाली बहू को बुलाया गाने के लिए, और बड़ी बहू ने शाम को इतना पानी पी लिया था कि बड़ी बहू का गला ही बैठ गया, बड़ी बहू कुछ नहीं गा पाई। दोस्तों राजा ने कहा कि जाओ तुम कुछ नहीं गा सकती हो। छोटी बहू का नंबर आया, छोटी बहू का भी वही हाल, क्योंकि छोटी बहू ने भी पानी पिया था शाम को बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उसका भी गला खराब हो जाता है। अब दोस्तों नंबर आता है तीसरी बहू का, दरबार उठने वाला था, राजा ने कहा छोड़ो तीसरी बहू कैसे गा लेगी, वो तो एक मेढकी है। लेकिन छोटा वाला राजकुमार उस मेढकी को टोकरी में रख के वहीं पे खड़ा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि कब ये अपने असली रूप में आ जाए, कब ये एक राजकुमारी बन जाए। दोस्तों दरबार उठने ही वाला था तो छोटा वाला राजकुमार कहता है कि पिताजी ठहरो,
थोड़ा इंतजार करो, क्या तुम अपनी छोटी बहू से गाना नहीं सुनोगे? दोस्तों राजा बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। तभी दोस्तों अचानक से एक रोशनी होती है और उस रोशनी के होते ही वो जो मेढ की उस टोकरी में बैठी हुई थी एक सुंदर सी राजकुमारी बन जाती है। दोस्तों जब लोगों ने ये नजारा देखा दरबार में तो सभी लोग चौंक गए कि आखिर में यहाँ पे हुआ तो क्या हुआ। तब दोस्तों वो राजकुमार सारी हकीकत उस मेढकी की सबको बताता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब दोस्तों तीसरी बहू को यानी कि जो राजकुमारी बन चुकी थी उसको गाना गाने के लिए कहा जाता है। तो वो इतना सुंदर गाना गाती, इतना सुरीला गाना गाती है कि राजा बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि उसी बहू को जो मेढकी थी राजकुमारी बन जाती है, उसको सर्वश्रेष्ठ बहू का अवार्ड मिलता है। राजा ने अपने सबसे छोटे वाले राजकुमार को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया, उसको ही राजपाट सौंप दिया। तो दोस्तों इस तरह एक राजकुमार की मेढकी के साथ में शादी हुई और फिर ये हकीकत मेढकी की सबके सामने आई, जिसकी वजह से सभी लोग चौंक जाते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस स्टोरी के बारे में? आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।